टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रकाशिक यंत्र मीन्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट 1 वीडियो में इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्र होता क्या है? ऐसे यंत्र जो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे यंत्रों को क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसे यंत्र जो किसी छोटी वस्तु के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे क्या करना है? चलिए, पहली हेडिंग इस चैप्टर का दे रहा है मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। तो हमारा नेत्र क्या है? एक अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है, जो मांसपेशियों द्वारा अपने स्थान पर टिका रहता है। जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें नेत्र में प्रवेश करती यानी आँख के अंदर जाती है तो नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर उस वस्तु का वास्तविक छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। कहाँ बनाती है? रेटिना पर। इसको याद रखिएगा, नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, जिसे मस्तिष्क सीधा अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है? प्रतिबिंब बनता तो उल्टा है लेकिन अनुभव कैसा करता है? सीधा। नेत्र लेंस से अपनी फोकस दूरी बदलने का गुण होता है, जिसके कारण हम निकट की तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, आँख दूरदर्शक सूक्ष्मदर्शी की तरह एक प्रकाशिक यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का होता है। किसका होता है? प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का, यानी यह कांच का नहीं होता है। किस चीज़ से बना होता है मानव नेत्र लेंस? प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का होता है। ठीक है, तो क्या क्या आपको यहाँ पर मिला? प्रतिबिंब उल्टा बनता है, रेटिना पर बनता है, जिसका अनुभव मस्तिष्क सीधा करता है। और यह किस चीज़ से बना होता है? प्रोटीन से, पारदर्शी प्रोटीनों से बना हुआ है और पारदर्शी पदार्थ का है। ठीक है, और किस तरीके से काम करता है? दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शी की तरह एक प्रकाशिक यंत्र की तरह, यानी मानव नेत्र भी एक प्रकाशिक यंत्र है जो मानव प्रकृति निर्मित है। कैसा निर्मित है? प्रकृति के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो अगला पॉइंट दे रहा है आपका नेत्र की संरचना। तो मानव नेत्र की संरचना कैमरे से बहुत कुछ मिलती है, यानी कैमरे की भांति होती है। ठीक है, जिससे आप फोटो खींचते हैं तो उस कैमरे की भांति होती है। यह प्रकृति का मानव शरीर में दिया गया एक प्रकाशिक यंत्र है, यानी प्रकृति द्वारा निर्मित है और मानव के लिए क्या है? प्रकाशिक यंत्र है। आँख के प्रमुख भाग निम्न होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्या दिया हुआ है? दृढ़पटल। मनुष्य नेत्र का सबसे जो खोखला गोला भाग होता है, गोले के समान होता है, जो सबसे बाहरी परत होती है, अपारदर्शी, श्वेत तथा दृढ़ होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़पटल। जो बाहर से श्वेत दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? दृढ़पटल। उसके बाद आता है आपका श्वेत मंडल है, आइरिस है, पुतली है। ठीक है, पुतली अथवा नेत्र तारा क्या होता है? पिपल क्या होता है? पुतली की विशेषता यह होती है कि अंधकार में अपने आप क्या हो जाएगा? यह बड़ी हो जाएगी और उजाले में छोटी हो जाएगी। अधिक रोशनी में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यह फैलता और सिकुड़ता रहता है, यह इसकी विशेषता है। बड़ी और छोटी होती रहती। कौन? पुतली, पीपल। अगला क्या है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है? पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना उत्तल लेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। पुतली के ठीक पीछे जो होता है उसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। इसी तरीके से आपका कोराइड है, रेटिना है। रेटिना पर भी आपको ऊपर बताया गया प्रतिबिंब बनता है जो पर्दे की भांति व्यवहार करता है। जलीय द्रव है, ठीक है, कचाव द्रव है, ये सारे नेत्र के भाग हैं। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, मेन आपको रेटिना पर ध्यान देना है। रेटिना क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बाकी सभी आपके नेत्र के भाग हैं। चलिए अगला हेडिंग क्या है? नेत्र लेंस। जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया गया नेत्र लेंस क्या होता है।
तो नेत्र लेंस क्या होता है? आँख में लगा मांसपेशियों से बना उत्तल लेंस होता है जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है। ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी आँख को फैला और सिकोड़ कर बदली जा सकती है। ठीक है। कांच का लेंस तो है नहीं कि बार बार आप छोटा बड़ा जैसा लेंस प्रयोग करना हो फोकस दूरी बदल देंगे, वक्ता त्रिज्या बदल देंगे। यहाँ पर एक ही लेंस है तो उसकी फोकस दूरी बदली जाती है। कैसे? वक्ता त्रिज्या को घटाकर और बढ़ाकर, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी आँख को फैलाकर और सिकोड़ कर बदली जा सकती है। इसके बाद अगला क्या हेडिंग दे रहा है? समायोजन क्षमता। क्या दे रहा है? समायोजन क्षमता। समायोजन क्षमता क्या होता है? आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदलने की क्षमता को आँख की समायोजन क्षमता कहते हैं। ऐसा आँख के मुख के पृष्ठ की सिलियरी पेशियों की सहायता से बदल कर किया जाता है। यानी आँख के पास जो सिलियरी पेशियाँ होती हैं वो नेत्र लेंस पर दबाव डालती हैं और उसकी त्रिज्या कम और ज़्यादा, दबाव डालने पर कम हो जाएगी जिससे फोकस दूरी बदल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगली हेडिंग क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वह क्या होती है? वह कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु आँख को स्पष्ट दिखाई देती है, इसे डी, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। स्वस्थ आँख के लिए डी यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान क्या होता है? 25 सेमी। यानी व्यक्ति को कोई आँख में दिक्कत नहीं है तो उसे 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। निकटतम बिंदु उसका क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग आपका दे रहा है निकट बिंदु। तो निकट बिंदु क्या होता है? नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है। न्यूनतम अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से जब देख सकता है तो उसे क्या कहते हैं? निकट बिंदु। जिस जगह की वस्तु को देख सकता है, जिसका प्रतिबिंब उसकी आंखों में बनता है, उसे क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। ठीक इसी तरीके से दूर बिंदु है। वह दूरतम, वहाँ निकट था यहाँ दूर है, जिसे नेत्र बिना समायोजन के स्पष्ट देख सके, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य आँख के लिए यह बिंदु कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। कहाँ पर? अनंत पर। अनंत दूरी तक की वस्तुओं को आप सभी पृथ्वी से देख सकते हैं, जैसे तारे, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी बहुत दूर हैं, लेकिन इसको भी हम लोग यहाँ पर पृथ्वी से देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 1-2 किलोमीटर तक देख सकते हैं, नहीं, आप अनंत दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। कब? जब व्यक्ति की आँख स्वस्थ हो तब, यानी आँखों में कोई दोष न हो तब। ठीक है। तो दूर निकट बिंदु क्या होता है? 25 और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। स्वस्थ मनुष्य के लिए, इसको याद रखिएगा, ये भी कभी कभी प्रश्न आपका पूछता है। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। आँख की श्रांत अवस्था क्या है? श्रांत अवस्था। अत्यधिक दूरी अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को नेत्र लेंस स्वतः ही रेटिना पर केंद्रित करता है। यानी अत्यधिक दूरी अनंत से आने वाली किरणें हैं तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर, जिससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। इस दशा में मांसपेशियां ढीली रहती हैं, यानी सिलियरी पेशियों पर दबाव नहीं रहता, अर्थात उन पर किसी प्रकार का तनाव नहीं पड़ता तथा आँख श्रांत अवस्था में होता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? श्रांत अवस्था। यानी जब अनंत से किसी वस्तु को देखा जाता है तो उस समय आँख क्या होता है? श्रांत अवस्था में रहता है। इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अधिकतम होती है। क्या होगी? फोकस दूरी अधिकतम होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है दर्शन कोण, विजुअल एंगल। क्या होता है दर्शन कोण? वस्तु का आभासी आकार उस पर उस कोण के समानुपाती होता है जो वस्तु द्वारा आँख पर बनाया जाता है। इस कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा वस्तु का आभासी आकार उतना ही बड़ा दिखाई देगा। क्लियर है? दर्शन कोण क्या होता है? वस्तु के द्वारा, शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं, वस्तु के द्वारा आँख पर जो भी कोण बनेगा वो क्या होगा? दर्शन कोण कहलाएगा। क्या होगा?
दर्शन कोण कहलाएगा। ठीक है, यानी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना दर्शन कोण पर निर्भर करता है। वस्तु बड़ी या छोटी होती है वो तो ठीक है, लेकिन छोटा या बड़ा दिखाई कब देगा? दर्शन कोण के ऊपर। यानी दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु छोटी दिखाई देगी, दर्शन कोण बड़ा है तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी। आपने उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होता है लेकिन दूर होने के कारण उसका दर्शन कोण क्या होता है? छोटा, इसलिए वस्तु क्या दिखाई देता है? वह छोटा दिखाई देता है। वैसे ही सूर्य, चंद्रमा आपको छोटे दिखाई देते हैं पृथ्वी से, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो इस दोष से पीड़ित होता है, निकट की वस्तुएं तो उसको दिखाई देती, यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा? निकट की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी धुंधला दिखाई देता है। आप ये नहीं कहेंगे नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। ऐसे दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। यानी क्या होगा? जो नाम रहेगा वह दिखाई देगा, इसको ध्यान दीजिएगा, जो नाम रहेगा वह दिखाई देगा, यानी निकट की दृष्टि होगी और दूर का दोष हो जाएगा। ऐसे दोष को हम लोग क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के आँख के रेटिना की नेत्र लेंस से दूरी सामान्य की अपेक्षा बढ़ जाती है। क्या हो जाएगी? सामान्य की अपेक्षा बढ़ जाती है, दूरी सामान्य की अपेक्षा बढ़ जाती है। ठीक है, और जब दूरी बढ़ जाएगी तो गोलक की लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, और जब गोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिबिंब पहले ही केंद्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले ही केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जाएगा और उसके बाद आपका लेंस के कारण क्या होगा? मुड़ जाएगा, और जब पहले मुड़ जाएगा तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, और जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना कहाँ होता है? नेत्र गोलक के पिछले हिस्से पर। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पहले बनेगा तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। प्रतिबिंब स्पष्ट कब दिखाई देगा? जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, केंद्रित होगा। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, अर्थात आंखों में दोष है। तो जब गोलक लंबा हो जाता है तो प्रतिबिंब पहले बनता है, तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो कारण क्या हुआ? गोलक का लंबा होना। ठीक है, तो क्या कारण मिला? गोलक का लंबा होना, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और एक सीमा से ऊपर उसे समायोजित नहीं किया जा सकता। ये हो गया इसका कारण। क्या हुआ? कारण मिला आपको? गोलक का दब जाना, चपटा हो जाना, लंबा हो जाना, जिसके कारण प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है। ठीक है, निवारण। इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में इतनी फोकस यानी उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस, और उचित फोकस दूरी यानी जितनी ज़रूरत होगी डॉक्टर की सलाह से। ठीक है, नोट पॉइंट्स में क्या दे रहा है इसको भी देख लीजिए। यदि किसी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आँख के लिए दूरबिंदु की दूरी x मीटर है तो उसे अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए चश्मे में x मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए दूरबिंदु की दूरी x मीटर है तो उसे अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए x मीटर वाले फोकस दूरी के चश्मे का प्रयोग करना होगा, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा। तो क्या मिला आपको? पहला, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की नहीं। कारण क्या मिला? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिससे प्रतिबिंब पहले फोकस हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का। ठीक है, चलिए अगला दोष देखते हैं, दूर दृष्टि दोष।
ठीक है। क्या होता है दूर दृष्टि दोष? हाइपरमाइट्रोपिया क्या होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। क्या होगा दूर दृष्टि दोष में? दूर का दिखाई देगा, निकट का स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो क्या कह रहा है? दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इस दोष, क्या कह रहा है आगे? इस दोष से आँख का निकट बिंदु 25 सेमी दूर हो जाता है। कहाँ हो जाता है? 25 सेंटीमीटर दूर हो जाता है, से अधिक दूर हो जाता है। कारण क्या है? दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के आँख के रेटिना के नेत्र लेंस से दूरी सामान्य की अपेक्षा घट जाती है। सामान्य की अपेक्षा दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। एक सीमा से नीचे इसे समायोजित नहीं किया जा सकता है। इसके निवारण के लिए क्या करेंगे? इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में उचित फोकस दूरी, क्या करेंगे? चश्मे में उचित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगाया जाता है। कैसा लेंस लगाया जाएगा? उत्तल लेंस लगाया जाएगा, जिससे वह पुस्तक को 25 सेमी रखकर स्पष्ट रूप से पढ़ सके, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखकर पढ़ सकता है। ठीक है। तो आपने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दोनों देख लिया है। एक अगला प्रकार है जरा दृष्टि दोष। दोनों का मिश्रण होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है इसमें? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, न तो निकट और न ही दूर। वो अंधा नहीं है कि उसको दिखाई नहीं दे। अंधे व्यक्ति को चश्मा नहीं लगाया जा सकता है, उसको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी धुंधला दिखाई देता है। ऐसे व्यक्तियों की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऐसे व्यक्तियों में जरा दृष्टि दोष कब होगा? जब न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है। क्यों? तो कारण दे रहा है, बुढ़ापे में आँख की समंजन क्षमता कम हो जाने का कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? समंजन क्षमता कम हो जाना। ठीक है। जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है? समंजन क्षमता कम हो जाना। ठीक है। तो समंजन क्षमता कम हो गई तो अच्छा, इस दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस हो, अर्थात उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है। उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग होता है। तो निवारण के लिए क्या हो गया? उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग करेंगे। तीसरा है, अगला प्रकार अंध बिंदु दे रहा है। ये दोष से बाहर की चीज़ है। अंध बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट क्या होता है? जिस स्थान पर प्रकाश तंत्रिका रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है वहाँ प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को अंध बिंदु, यानी नेत्र के अंदर एक हिस्सा ऐसा है जहाँ से प्रकाश रेटिना से होते हुए मस्तिष्क को जाती है, छेद कर जाती है, दूसरी तरफ जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? अंध बिंदु। वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। दोष का एक अगला प्रकार दे रहा है वर्णांधता। ठीक है। वर्णांधता क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो कुछ व्यक्तियों के आँखों में रेटिना शंकु कम होते हैं, जिससे वे कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वर्णांध कहते हैं, यानी वह रंगों को सही से नहीं पहचान पाते। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? वर्णांध। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः तो ठीक हो सकते हैं, ठीक देख सकते हैं, परंतु रंगों में ठीक प्रकार से अंतर नहीं कर पाते। यानी इनको दिखाई स्पष्ट देता है परंतु रंगों में अंतर नहीं कर पाते। और यह दोष जन्मजात अर्थात आनुवंशिकी होता है, इसका कोई उपचार नहीं होता। यानी इसके लिए आपके पास किसी प्रकार का चश्मा नहीं है, इसका उपचार नहीं है। ठीक है। तो मुख्यतः 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं जिसको आपने देखा। ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। इसका कारण, उपचार नीचे सारणीबद्ध, यानी आपने जो ऊपर शॉर्ट पढ़ा है उसी को यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे शॉर्ट में, और तीनों का अंतर भी देख लेंगे क्या है। दृष्टि दोष, कारण, उपचार। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट की दृष्टि होगी, दूर का दोष होगा। नहीं, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर का नहीं।
कारण क्या है? वक्रता त्रिज्या का यानी वक्रता का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है, लंबाई बढ़ जाना। क्या करते हैं? कौन सी लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस, ठीक है। दूसरा क्या है? दूर दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट का नहीं। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना इसका कारण है। उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। जरा दृष्टि दोष क्या है? जिसमें दोनों दोष हो, यानी निकट की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे और दूर की वस्तु भी स्पष्ट न दिखाई दे, जरा दृष्टि दोष कहलाएगा। कारण इसका है आयु में वृद्धि यानी बुढ़ापे में समंजन क्षमता का घट जाना, पश्चिमाभि मांसपेशियां कमजोर हो जाना, ठीक है, क्रिस्टलीय लचीलेपन की कमी के कारण। इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? द्विफोकसी लेंस यानी उत्तल और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष में तो कोई दिक्कत नहीं, उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में आपका और निकट दृष्टि दोष में कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको एक पॉइंट ध्यान देना है। दूर दृष्टि दोष 2 अक्षर का बना हुआ है, निकट दृष्टि दोष निकट में 3 अक्षर है। तो आप दूर दृष्टि दोष 2 यानी कम अक्षर है और निकट दृष्टि दोष 3 यानी कि ज़्यादा अक्षर है। तो कम अक्षर के साथ कम अक्षर वाला नाम लेंगे और ज़्यादा अक्षर के साथ ज़्यादा अक्षर, यानी अवतल में 4 अक्षर है और उत्तल में 3 अक्षर, 3.5 अक्षर है। तो कम वाले निकट दृष्टि दोष के नाम के साथ लेंस कम वाला नाम होगा और निकट दृष्टि दोष यानी कि ज़्यादा अक्षर का नाम है तो ज़्यादा। तो याद रखने का तरीका 2 के साथ 3, तो 3 के साथ क्या आएगा? 2 के साथ 3 आएगा और 3 के साथ कौन आएगा? 4 अक्षर का नाम। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। जरा दृष्टि दोष में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पर दोनों लेंस आता है, निकट और दूर दोनों, तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं कन्फ्यूज़न की स्थिति में जहाँ पर दिक्कत आती है आपको। चलिए अगला पॉइंट क्या दे रहा है? नोट पॉइंट में दे रहा है लेंस की वक्रता तथा फोकस दूरी में व्युत्क्रम संबंध होता है, ठीक है। वक्रता तथा फोकस दूरी में व्युत्क्रम संबंध होता है। तो अगला टॉपिक क्या है? सूक्ष्मदर्शी। क्या है? सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? निकट की वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तु का आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो कैसा सूक्ष्म? निकट की सूक्ष्म वस्तु को बड़ा देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करेंगे उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, पहला सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा संयुक्त, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग देखते हैं क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसके द्वारा वस्तु का आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, जो कि संलग्न चित्र में दिख रहा है। तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, वस्तु कहाँ पर है? ये AB, जिसका आकार छोटा है। उत्तल लेंस ये रहा, जिसको कि एक फ्रेम में लगा दिया जाता है हैंडल के साथ पकड़ने के लिए। बस इतना ही नेत्र सरल सूक्ष्मदर्शी की बनावट है। और जब वस्तु के सामने रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब आप देखेंगे बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? बड़ा। A' B' ये प्रतिबिंब हो गया, वस्तु था छोटा, प्रतिबिंब हो गया बड़ा। तो छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो आपको इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता? यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर पर बने। तो यम आवर्धन क्षमता यम बराबर हो जाता है 1 + d/f। क्या हो जाएगा? यम बराबर 1 + d/f, ठीक है। यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, द्वितीय स्थिति क्या कह रहा है? यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो m = फार्मूला हो जाएगा d/f। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान क्या देना है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि पर बन रहा है तो m = आपका हो जाएगा
1 प्लस डी अपॉन एफ। और यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो फार्मूला हो जाएगा यम इज इक्वल टू डी बाई एफ। ठीक है, जहाँ डी क्या है अभी आपको बताया गया, डी कैपिटल डी से स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्मॉल एफ फोकस दूरी होती है और यम आपका आवर्धन क्षमता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या तो हो गया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अत्यधिक छोटी वस्तुओं को बहुत बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। ठीक है, लगभग 100 गुना बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं और 10 गुना बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आप ये किरण आरेख चित्र देख रहे हैं जिसमें 2 उत्तल लेंस है। पहला आपका जो वस्तु की ओर है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और जो नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। वस्तु की ओर के लेंस के अभिदृश्यक लेंस और नेत्र की ओर के लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और द्वारक कम और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और द्वारक अधिक होता है और दोनों लेंस आपके क्या होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस के कारण ए डैश बी डैश बनता है जो कि थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अब इस लेंस के कारण ए डैश बी डैश का जो प्रतिबिंब आपका प्राप्त हो रहा है अभिदृश्यक लेंस के कारण, वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है और उसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश आपका बन रहा है। ये अंतिम प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि किस लेंस के से बन रहा है? नेत्रिका लेंस से, जो कि बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा हो गया। ये आपका किरण आरेख हो गया, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपको दे रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी वाले 2 लेंस एक नलिका में फिट होते हैं। पहला अभिदृश्यक लेंस है। इस लेंस का द्वारक बहुत छोटा होता है, फोकस दूरी भी कम होती है। नेत्रिका लेंस क्या होता है? इसका द्वारक बड़ा तथा फोकस दूरी भी अभिदृश्यक लेंस की अपेक्षा अधिक होती है। यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इससे भी प्रश्न बनता है। तो चलिए अब इसका फार्मूला देखते हैं। सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यम। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो यम बराबर क्या हो जाएगा? एमओ मल्टीप्लाई एम ई बराबर वी ओ बटे यू ओ ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, याद रखना है कब के लिए? जब आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर पर बने तो यम बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा वी ओ अपॉन यू ओ ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्या दे रहा है? जहाँ वी ओ तथा यू ओ और वी ओ क्या है? अभिदृश्य की वस्तु तथा पहले प्रतिबिंब से दूरियां हैं। क्या है? आप देख सकते हैं चित्र में। वस्तु क्या है? आपका ए बी। ठीक है, वस्तु क्या है आपका? ए बी है। ठीक, ए बी का अभिदृश्यक लेंस यानी कि जो पहला लेंस वस्तु की ओर है उसे अभिदृश्यक लेंस अभी आपको बताया गया कहते हैं। इससे वस्तु की दूरी को हम किससे लिखेंगे? वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं। अभिदृश्यक है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ओ से। इसी तरीके से जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है ओ के से कितनी दूरी पर होगा उसको क्या लिखेंगे? वी और क्या होगा? ओ। ठीक है, इसी तरीके से नेत्रिका लेंस के लिए आपका हो जाएगा यू ई और वी ई। ठीक है, यू ई और वी ई। तो यू ई और वी ई की अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको हम लोग आवर्धन में जो सूत्र देखेंगे वो वी ओ और यू ओ से ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दे रहा है। इस अवस्था में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई क्या हो जाएगी? नली जिस नली के अंदर इन दोनों लेंसों को रखा गया है वी ओ प्लस एफ ई की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, यानी नली की लंबाई को अगर हम इस फार्मूला पूछे तो वी ओ प्लस एफ ई लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कम होता है तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है उससे,
आपका फार्मूला ये अप्लाई करना पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है, श्रांत आँख के लिए प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी जब समंजन क्षमता न्यूनतम हो। अतः आँख की श्रांत अवस्था के लिए सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई VO प्लस FE होगा। क्या होगा, VO प्लस FE होगा। चूँकि FE इज ग्रेटर लेस देन VO है, तो नलिका की लंबाई L बराबर VO, तब आवर्धन M बराबर क्या हो जाएगा, VO बाई UO इंटू D बाई FE इज इक्वल टू आ जाएगा L अपान FO इंटू D बाई FE। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब शांत अवस्था होगी तो आपका फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, जहाँ कैपिटल L नली की लंबाई है, जिसके लिए आपने फार्मूला VO प्लस FE लिखा है, तथा FO बराबर FO तथा FE क्रमशः अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। O है, सफिक्स में O लिखा हुआ है नीचे छोटा सा, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गया यानी अभिदृश्यक हो गया, और F मीन्स फोकस दूरी। इसी तरीके से FE या फोकस दूरी और E आई लेंस यानी नेत्रिका लेंस है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपका खत्म होता है। इसी के साथ अगला आपका पॉइंट शुरू होता है, खगोलीय दूरदर्शी। क्या हो रहा है, खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, आकाशीय पिंडों अथवा बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। सूक्ष्मदर्शी में क्या देखा था, पास की छोटी वस्तु को बड़ा देखना था। खगोलीय दूरदर्शी दूर की छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्तु की ओर वाले लेंस को अभिदृश्यक तथा दूसरे ने को यानी जो नेत्र की ओर होगा उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर अभिदृश्यक और नेत्रिका की परिभाषा वही है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। क्या होता है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी और द्वारक नेत्रिका की फोकस दूरी व द्वारक से अधिक होती है, यानी अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक और नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपने पीछे चित्र देखा था उसी तरीके से यहाँ पर भी चित्र बनेगा, थोड़ा सा अलग बनेगा। अलग क्या है, वस्तु की ओर का लेंस बड़ा रहेगा, जैसा कि आपने ऊपर देखा। नेत्र की ओर का लेंस आपका क्या होगा, नेत्र आपका यहाँ पर रहेगा, तो नेत्र की लेंस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वस्तु अनंत पर है, खगोलीय यानी अंतरिक्ष में स्थित पिंडों को देखना है, तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस तल पर। तो कहाँ पर बनेगा, फोकस तल पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है जो कि B' A' है, और उल्टा बन रहा है। ये B' A' नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, PQ। कहाँ बन रहा है, PQ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट दे रहा है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है, कहाँ बनता है, D पर बनता है। ध्यान दीजिएगा, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर यानी 25 सेंटीमीटर पर बनता है, तब यम बराबर फार्मूला होता है -FO। क्या होगा, -FO अपॉन FE, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस FE बाई D। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी D पर बनता है, तो यम इज इक्वल टू -FO बाई FE फार्मूला होता है, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन D। ये आपका आवर्धन क्षमता यम हो गया खगोलीय दूरदर्शी के लिए। ठीक है, इस अवस्था में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई FO बराबर FE से थोड़ा सा कम होता है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब अभिदृश्यक की मुख्य फोकस तथा नेत्रिका की प्रथम फोकस एक ही बिंदु पर होंगे। अतः दूरदर्शी की नलिका की लंबाई L बराबर हो जाएगा FO प्लस FE। क्या हो जाएगा, L बराबर FO प्लस FE। नलिका की लंबाई, खगोलीय दूरदर्शी की नलिका की लंबाई L बराबर FO प्लस FE। और आवर्धन भी बदल जाएगा। जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी D पर था तो ये मिला, और अनंत पर हो जाएगा तो क्या मिलेगा, यम बराबर -FO अपॉन FE। ठीक है, -FO अपॉन FE। अब इन दोनों से संबंधित कुछ पॉइंट्स को एक जगह हम लोग शॉर्ट में एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला आपका दे रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी, आवर्धन क्षमता यम इज इक्वल टू D/F होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता यम इज इक्वल टू -L अपॉन FO मल्टीप्लाई D/FE होता है।
खगोलीय दूरदर्शी के लिए यम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाई डी होता है। कब के लिए? जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी डी यानी 25 सेंटी पर बने। ठीक है। टेरेस्ट्रियल सूक्ष्मदर्शी यम इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाई डी होता है। गैलीलियन सूक्ष्मदर्शी के लिए भी आपको दे रहा है, तो आपको अलग अलग सूक्ष्मदर्शी के लिए भी फार्मूला मिला हुआ है। माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाई डी होता है। तो कोई खास अंतर नहीं है, आपको प्लस माइनस का अंतर केवल दिख रहा है। तो आप दूरदर्शी के नाम से ही आप याद रखिए। ठीक है। पॉइंट है आपका महत्वपूर्ण तथ्य। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़ा उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। जिसमें पहला महत्वपूर्ण तथ्य दे रहा है, मानव नेत्र जो है रेशेदार जालीवत पदार्थ से बना हुआ, यानी प्रोटीन युक्त पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ है। जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो पश्चिमाभी पेशियाँ सिकुड़ती हैं, जिसमें अभिनेत्र की फोकस दूरी घटती है। यानी पास की वस्तु देखते समय अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस की दुधिया तथा धुंधला होना मोतियाबिंद की बीमारी है, जिसे चिकित्सा द्वारा पूर्णतः ठीक कर दृष्टि वापस लाई जा सकती है। नेत्र की समंजन क्षमता या समायोजन क्षमता एक ही है। दृष्टि दोष सही तभी होती है जब किरणें नेत्र लेंस से गुजरने के बाद रेटिना पर काटती हैं। यानी स्पष्ट प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनेगा तभी आपको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा, और अगर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो आंखों में दोष माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दे रहा है, आवर्धन क्षमताएं इकाई यक्स के साथ लिखे जाते हैं। यदि आवर्धन द्वारा प्रदत्त आवर्धन 10 है तो यह 10 यक्स आवर्धक कहलाएगा। ठीक है, गुणक के रूप में 10 यक्स कहलाएगा। सूक्ष्मदर्शी अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए तथा दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग निकट की वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए और दूरदर्शी का प्रयोग दूर की वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए किया जाता है। और किसी वस्तु का आभासी आकार उसके दर्शन कोण के घटने और बढ़ने से बढ़ता है। यानी दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु छोटा दिखाई देगा, और दर्शन कोण बड़ा है तो वस्तु बड़ा दिखाई देगा। जैसे चंद्रमा बड़ा होते हुए भी छोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वस्तु बहुत दूर है और उसका प्रतिबिंब क्या होता है, आँख पर दर्शन कोण क्या बनता है, छोटा। कोण दर्शन कोण छोटा है, अतः प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, छोटा। यानी प्रतिबिंब का छोटा और बड़ा दिखाई देना दर्शन कोण के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप लोग को अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।